हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग डिस्कस किए थे और उसमें हमारे पास आया था तीन था। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में तीन डिफेक्ट था। कौन कौन? स्कॉटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये हम देख चुके थे। अब बात आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में अगर तुम बात करो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, कहने का मतलब हुआ वैसा डिफेक्ट जिसमें जो सॉलिड है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन क्या हो, चेंज कर जाए। ठीक है, मतलब इस in this defect stoichiometric composition of solid differs from ओरिजिनल क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन से इसका स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन जो होगा वो डिफर करेगा। जैसे अगर Na हम लोग देखे थे Na प्लस और Cl माइनस रेशियो 1:1 है, तो 1:1 है और वो 1:1 ही रह जाए, तो 1:1 रह के ही रह गया, इसका मतलब वन इज टू वन ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। लेकिन ये होने के बाद इसका रेशियो अगर NaCl में एगो Na है एगो Cl है, तो रेशियो 1:1 रह गया, तो ठीक है। लेकिन अगर रेशियो 1:1 नहीं हुआ, रेशियो चेंज कर गया, ये इसका रेशियो 1:1 नहीं हो गया, कुछ और हो गया, तो अगर रेशियो चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारे क्या है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारा है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो हमारा मेनली क्या होगा, दो तरह का होगा। यहाँ भी तीन तरह का ले सकते हो, तो चलो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। काइंड ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये भी हमारे तीन तरह के होंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला है मेटल एक्सेस ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी, कटायनिक नहीं, एनायन मिस करेगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। दूसरा हमारे पास होगा मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। और तीसरा हमारे पास होगा मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। ये तीन तरह का हो गया। मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा तीन तरह का होगा। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन,
और तीसरा आएगा मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। 3 तरह का होगा ये। तो फर्स्ट लिख देंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन के वैकेंसी के कारण से मेटल एक्सेस। देखो इसमें बेसिकली अगर हम एनायनिक वैकेंसी को अगर लेके चलते हैं, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी क्या है थोड़ा समझो। जब कभी भी एनायन अगर अपने लैटिस पॉइंट से मिस कर जाए, जैसे देखो ये हमारा है कटायन है, एनायन है, कटायन है, एनायंस है। ये एनायन और कटायन जो है ये सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन है। चलो ये देखो कहता है इसमें क्या हुआ कि एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिस कर जाए, ठीक है। तो अगर एनायन मिस कर जाएगा, मान लो देखो स्कॉटी डिफेक्ट में क्या हुआ था, कटायन और एनायन इक्वल नंबर में मिस हुआ था, तो इस कारण से कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ कहता है कि जो एनायन है, एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट। हुआ क्या कि यहाँ से एनायन, यहाँ के एनायन और ये एनायन यहाँ से मिस कर गए, ठीक है। मतलब यहाँ से anions are missing from the lattice point, anions are missing from the lattice point। और जो यहां से क्या किया कॉजेज क्या, तो मेटल को एक्सेस में अगर कटायन मिस, जब एनायन यहां से मिस कर जाएगा, लैटिस पॉइंट अगर है और वहां से एनायन मिस कर जाएगा, तो जो एनायन गायब होगा स्वाभाविक है उसका कटायन बचा रह जाएगा ना। तो जो कटायन बचा रह जाएगा इसका मतलब है क्या, कटायन एक्सेस में हो गया। कटायन मतलब क्या, मेटल एक्सेस में होगा। ये कॉजेज व्हाट, मेटल एक्सेस। यही मेटल एक्सेस कॉज करेगा। क्लियर है। ये जो फिगर हमारे पास है, फिगर ये शोइंग मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब एक चीज मतलब यहाँ क्या हुआ, तो इस बात को हम यहाँ पहले मेंशन कर दें। तो इसमें हुआ क्या, जैसे इस बात को समझो, तो व्हेन ये कटायंस आर, सिंपल याद रखो, दिमाग में रखेंगे, एनायंस आर मिसिंग, मतलब इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट anions are missing from the lattice point due to which क्या हो गया, तो हमारे जो कटायन है, कटायंस का मतलब हो गया मेटल आयंस कम्स इन एक्सेस। ये हमारे एक्सेस में आ गए, तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी बोलने वाले हैं। पहला बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ क्या हुआ, एनायन तो मिस कर गया। अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए, इसको क्रिस्टल को, टू मेक द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो खाली जगह एनायन हटा, उस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। किसके द्वारा, तो टू मेक द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, to make the crystal electrically neutral, the vacant site is occupied vacant site of anion,
vacant site of anion is occupied by electron. That site is called F center. इस साइट को हम क्या बोलते हैं? F सेंटर बोलते हैं। ये जो जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे? इस जगह को हम बोलेंगे F सेंटर बोलेंगे। ये जो जगह है ये क्या है? ये F सेंटर है। ये है क्या? दिस साइट इज कॉल्ड F सेंटर। समझ में आ रहा बात? एक बार फिर से रिपीट कर दें। क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल था, उसमें से एनायन मिस कर गया। एनायन मिस कर गया तो क्या हुआ? मेटल एक्सेस में आ गया। अब मेटल एक्सेस में आ गया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा तो अनस्टेबल होगा, वो कंपाउंड खत्म हो जाएगा। तो कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए जो एनायन मिस किया है उसके जगह को कौन ऑक्युपाई कर लिया? इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेता है। तो जो खाली जगह था जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया है, उस जगह को हम बोलते हैं F सेंटर। क्या बोलते हैं? F सेंटर। याद रहेगा बात? अब जितना ज्यादा F सेंटर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और जब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इस कारण से ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है ये छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये क्या करते हैं? लाइट रेज को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो जो एब्जॉर्ब कर पाए, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कलर के रूप में इंपार्ट करेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। एज द F सेंटर concentration in ionic crystal increases, even colorless compound acquire some coloration. Colorless compound acquire some coloration. कर लेंगे पहले इसको। क्लियर है बात? मतलब जो हमारे F सेंटर अगर बढ़ेंगे तो F सेंटर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है, जब लाइट रेज पड़ेगा तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर पाया वो कर पाया, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वही कलर के रूप में वहां पे इंपार्ट होगा। वो कलरेशन सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करेगा। क्लियर है बात सबको? ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसी में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का होगा? येलो कलर। यही अगर डिफेक्ट के बाद अगर तुम देखोगे LiCl, ये पिंक कलर का होता है। यही अगर तुम देखोगे KCl, ये वायलेट कलर का हो जाता है। तो ये अलग अलग कलरेशन ये प्रोवाइड करता है सब्सटेंस, किसके अनुसार से? लाइट रेज के पास करने से। तो अगर NaCl के थ्रू हमने लाइट रेज पास किया और वो येलो कलर्ड हो गया, समझ आ रहा बात? इसका मतलब है क्या? उसके अंदर F सेंटर का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, और उस समय वो हमारा शो कर रहा है क्या? वो हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो कर रहा है, मतलब मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी को वो कॉज कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? अरे बात समझा ना? चलो, तो ये पहला हमारा हो गया मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्लियर है? अब सेकंड लिखोगे मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू दूसरा एक्सेस ही था ना, अरे एक्सेस की बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन,
इंटरस्टिशियल कटायन। इंटरस्टिशियल कटायन के कारण से मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। देखो इसमें क्या कहता है, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन में थोड़ा गौर करो। इसमें होता क्या है कि कोई क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल को जब हम हीट कर देते हैं तो हीटिंग करने से उसका जो नॉन मेटेलिक पार्ट है वो क्या करता है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो इवेपोरेट कर जाता है। तो जो इवेपोरेट कर गया वो तो इवेपोरेट कर गया। तो हमने हीट किया तो क्रिस्टल का जो नॉन मेटेलिक पार्ट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वहां से क्या हो गया, एस्केप कर गया, और जो उसका कटायन बचा वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके नेबरहुड पे, मतलब उसके नजदीकी इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्युपाई कर लेता है। तो इस बात को इसमें मेंशन करेंगे। इसमें when ionic crystals are strongly heated, the non-metallic part evaporates in the form of, in molecular form, in the molecular form, non-metallic part evaporates in the molecular form by leaving electron, इलेक्ट्रॉन छोड़ के इवेपोरेट कर जाएगा, and metal ion, left metal ion occupies interstitial site, left metal ion occupies interstitial site, and its neighborhood contains या occupies electron. Put interstitial site contains electron. सिंपल बात है। यहां कहता है कि जो एटम्स जो हम लोग देख रहे हैं, देखो क्या कहता है, when ionic crystals are strongly heated, the non-metallic part evaporates in molecular form by leaving electron, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होके इवेपोरेट कर गया। क्या हो गया? तो कौन बच गया? उसका मेटल आयन बच गया और इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जो मेटल आयन बचा वो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, समझ आ रहा है? और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन था उसके नेबरहुड में वो इलेक्ट्रॉन आ गया, काहे के लिए? क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। ये कंटेंस साइट कंटेंस इलेक्ट्रॉन, देन this defect is called
मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, इसी को हम बोलेंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। समझ में आई बात सबको? इंटरस्टिशियल कटायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। समझ में आया? हो गया? चलो इस बात को हम यहां से मेंशन कर, देखो इस एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कंसीडर हमने क्या किया, हमने जेडन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल हमने ले लिया, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल हमने ले लिया, क्रिस्टल मतलब जिंक ऑक्साइड हमने ले लिया ZnO, इधर +2 और इधर क्या है -2 है, मतलब किसके फॉर्म में Zn+2 और क्या है O -2 है? तब यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो कौन है? Zn+2 O -2, Zn+2 O -2 O -2 Zn+2, यही क्रिस्टल है। इसके कटायन और एनायन हमारे यही है, और ये कटायन और एनायन जो हमारे हैं Zn+2 O -2, इधर हमारा कौन है Zn+2 या Zn+2 O -2 O -2 Zn+2 O -2 Zn+2, ये है, ये क्रिस्टल्स हमारे हैं। इन क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे एपियर्ड है, और यहाँ पे इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो तो एग्जिस्ट हो ही रहा है। आयनिक कंपाउंड जो हमारे हैं वो इसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका एग्जिस्टेंस हमारा यही है, ये है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हुआ क्या, हमने जिंक ऑक्साइड को, इसको जिंक ऑक्साइड जो हमारा है, हमने जिंक ऑक्साइड को स्ट्रांगली हीट कर दिया। देखो जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट किए, यहां से स्ट्रांगली हीट किए, तो हीट करने से हुआ क्या, इसका जो नॉन ये स्ट्रांग हीटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो आयोनाइज कर गया। ऐसे सोचो, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो पहले ये टूटा, और आयोनाइज करने के बाद ये जो हमारा है कौन सा ऑक्साइड, ये हीटिंग के कारण से ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, और फाइनली ये लूज करके किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। समझ में आया बात? क्या बन गया? समझ आया बात? ऑक्सीजन के पास क्या हुआ 2 6 और 2 लिए हुए इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 2 8, ऑक्टेट पूरा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे जुड़ गया। तो एक ऑक्सीजन लिए तो हाफ O2, 2 ऑक्सीजन लेंगे तो O2 लिखेंगे। अपने बैलेंस करके लिखने का तरीका अपना होना चाहिए। समझ में आया बात? तो अब हुआ क्या, अब ये जो बन गया, ये क्या हुआ, ये यहां से एस्केप करके बाहर चला गया, नॉन मेटेलिक पार्ट हो गया, तो गैस बन गया, तो उस सॉलिड से क्या हो गया, निकल के बाहर चला। सबको बात समझ में आ रहा ना? जब हम हीट किए तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, मेटल तो वैसे ही रह गया, लेकिन नॉन मेटेलिक पार्ट था, तो इंस्टेंटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, और खुद ऑक्सीजन से जुड़ के O2 में कन्वर्ट होके एस्केप कर गया। समझ में आया बात? अब ये एस्केप कर गया तो बचा नहीं, तो कौन बच गया, उसका मेटल बच गया ना। अब जो मेटल बचा, वो मेटल उठ के कहां आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आके उसका मेटल आ गया। क्लियर है बात? जो मेटल आया इंटरस्टिशियल साइट में आया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उसके कौन आ गए, बचे हुए नेबरहुड, उसके जो साइट्स हैं उसमें कौन आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आ रहा है बात? तो अब ये इस कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल रह गया। समझने के लिए हम इसका कलम चेंज कर दे रहे हैं कि तुमको आसानी से समझना है। ये Zn+2 आ गया इसमें, और कौन आया, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेबरहुड वाले स्पेस इंटरस्टिशियल साइट में इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कंपाउंड हमारा जो ये है ये भी क्रिस्टल स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ जो मेटल एक्सेस हुआ, पहले वाले में मेटल एक्सेस कैसे हुआ, एनायन के भागने से हुआ। यहाँ पे मेटल एक्सेस किसके कारण हो रहा है, तो मेटल एक्सेस कटायन के इंटरस्टिस, जिस समय क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा था, उस क्रिस्टल के फॉर्मेशन के समय कटायन एनायन तो जगह छेका ही, जो एनायन भाग गया उसका इलेक्ट्रॉन जो है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ कंबाइन करके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लिए। तो यहाँ जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, ये डिफेक्ट हमारा क्या होगा, फिगर शोइंग मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। एक तरह का ये फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है। ये क्या हो सकता है, फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है कि यहाँ का एटम मिस हुआ और वो आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर सकता है। क्लियर है, सबको बात समझ में आ रहा है? तो उतार लेंगे पहले इसको, एग्जाम्पल रखे उतार लेंगे इसको। मतलब ये डिफेक्ट कब आएगा, जब तुम कोई क्रिस्टल है उसको हिट कर दिए, तो हिट करने के कारण से एनायन क्या हुआ, एनायन वहां से जो है वो गायब हुआ, और जो गायब हुआ उसके बाद पहले वाले केस में क्या हुआ था, जो गायब हुआ वहीं पे इलेक्ट्रॉन रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एनायन गायब हुआ, उसका जो कटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके नेबरहुड साइड पे आ गए। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात? ये हो गया दूसरा डिफेक्ट। तीसरा हमारा है क्या, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। तो थर्ड लिखेंगे मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। थर्ड लिखेंगे मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। कटायनिक वैकेंसी के कारण से मेटल की डिफिशियंसी। इस बात को अगर तुम गौर करोगे, कटायनिक वैकेंसी, ठीक है, समझो इसको। इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, और उसका जो कटायन है, जिस मेटल का कटायन उसके अंदर प्रेजेंट है, वो मेटल अगर वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब आयनिक कंपाउंड के जो मेटल आयन है, अगर वो मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करे, मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले मेटल्स के अगर वो मेटल आयन है, तो स्वाभाविक है अगर उससे हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेटल आयन वहां आ गया, तो उसके आने से क्या होगा, वो अगर, चलो पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लिखोगे if higher oxidation number containing same metal ion
same metal ion is present in the ionic crystal, then it causes cationic vacancy. When higher oxidation number containing same metal ion is present in a ionic crystal, then it causes cationic vacancy. This defect is called metal deficiency due to cationic vacancy. मतलब ये है कि हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर कंटेनिंग सेम मेटल आयन इज प्रेजेंट का मतलब समझाते हैं, समझो। जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए हमने फेरस ऑक्साइड क्रिस्टल ले लिया, आयरन का एक क्रिस्टल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे Fe+2O-2, Fe+2O-2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, ये हो गया Fe+2O-2, Fe+2O-2, ये O-2, Fe+2, O-2, Fe+2 ये है। ये कटायन और एनायंस अगर हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा समझना पड़े इसको जो बता रहे हैं। आयरन FeO का मतलब हुआ या Fe+2 और +O-2 ये प्रेजेंट है। हमको पता है कि आयरन, अगर तुम बात कर लो, इस बात को थोड़ा यहां से मेंशन कर लो, तो एक बात तुमको दिमाग में होना चाहिए कि हम जानते हैं कि हमारा जो आयरन है, आयरन क्या शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी। इसका ऑक्सीडेशन +2 और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन, फेरस और फेरिक, दोनों फॉर्म है इसका, फेरस और फेरिक दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, थोड़ा गौर करना, तो दो फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इनकी बात अगर तुम कर लो तो इसमें अगर तुम गौर करोगे तो क्या होगा, अगर Fe+2 तो था, उसमें Fe+2 को हटा के वहां पे कौन आ गया, Fe+3 आ जाए, कौन आ जाए, तो थोड़ा अगर समझो Fe+2 के Fe+3 के ऊपर कितना चार्ज है, और Fe+2 इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 है। तो चार्ज वाइज अगर हम बैलेंस करने जाए, समझो इनके चार्ज को अगर तुम बैलेंस करो, दोनों के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके चार्ज को इससे गुना कर दो, इसके चार्ज वाले नंबर इसको गुना कर दो, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 +6, 2 इंटू इधर हो गया क्या, 3 इंटू +2 कितना हो गया, +6, दोनों का चार्ज बैलेंस हो गया। तो चार्ज के अनुसार से, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे 2 Fe+3 3 Fe+2 का इक्विवेलेंट होगा। ये बात समझ में है, 2 Fe+3 का जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज 3 Fe+2 का होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2 Fe+3 3 Fe+2 के चार्ज को खत्म कर सकता है। मतलब 2 Fe+3 उतना ही काम कर सकता है चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन में जितना 3 Fe+2 कर रहा था। तो ये 2 Fe+3 3 Fe+2 को रिप्लेस कर सकता है, समझ आ रहा है, 2 Fe+3
3 Fe+2 को रिप्लेस करेगा, लेकिन वो है क्या, दुइये गो ना है, 2 ने 3 को रिप्लेस किया तो 3 तो भाग गया, लेकिन वो खुदे दुइये गो ना है, तो जाएगा किसी दुइये को जगह पे ना, तो 3 जगह वो खत्म किया है, अब गया है 2 जगह पे, तो कौन सी बच गया, एक वो जगह बचा रह गया कि नहीं, कौन सा, कटायन का जगह बचा रह गया, कटायन की डिफिशियंसी हो गई, इसी को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। बात सबको समझ में आ रहा है। तो कहता है यहां पे देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, 2Fe+3, 2Fe+3 इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट, ये लगभग बराबर का साइन है, ये इक्विवेलेंट टू 3Fe+2 आयन कह सकते हैं ना, and hence 2Fe+3 replaces 3Fe+2 ion but occupies any only 2 position या any 2 position, occupies any 2 position, occupies any 2 position, causes 1 cationic वैकेंसी, एक कटायनिक वैकेंसी वो क्रिएट कर देगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, समझो इसको। यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये जो हमारा था Fe+3 आया, तो 3 गो 1 2 और 3 Fe+2 को रिप्लेस कर दिया, समझ में आया बात। Fe+3 जब इसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो इसने यहां से रिप्लेस किसको किया, तो इसने रिप्लेस किया 1 2 और 3 गो Fe+2 को रिप्लेस कर दिया, और गया किसी है दुइये गो ना, तो एक इस पोजीशन पे चला गया, एगो इस पोजीशन पे चला गया, एगो जगह खाली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह गया, क्योंकि चार्ज तो न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन है दुइये गो, तो 2 जगह पे जाया गया, और यहाँ पे क्या कॉज कर दिया, यहाँ कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया, और कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी, इसको बोलेंगे हम मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू क्या, कटायनिक वैकेंसी, कटायनिक वैकेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। क्लियर है बात, चलो तो उतार लेंगे पहले इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। इस बात को एक चीज गौर करो, तो देखो यहाँ, अच्छा देखो दोनों को थोड़ा समझो, वहां पे सेकेंड वाले केस में क्या हुआ था, मेटल बढ़ा था, तो जिंक ऑक्साइड जो रहा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा जिंक, मतलब ये रहता जो पहले वाले केस में जिंक ऑक्साइड वाले फॉर्मूला में अगर तुम जाओ, और वही दिखाता हूं, देखो इस फॉर्मूला में गए हो तो यहाँ क्या हुआ है, कौन सी बढ़ा है, मतलब ऑक्साइड गायब हो गया है तो बढ़ा है, और मेटल बढ़ गया है, तो ये इसका जो डिफेक्ट, ये बिफोर डिफेक्ट, जिस समय डिफेक्ट नहीं रहेगा, तो डिफेक्ट नहीं रहेगा उस समय क्या होगा, जिंक ऑक्साइड है, Zn+2 और -2, ये जिंक ऑक्साइड इसके ZnO के फॉर्म में रहेगा, समझ आ रहा है। लेकिन यही आफ्टर डिफेक्ट, अगर जब डिफेक्ट हो जाएगा, आफ्टर डिफेक्ट, ये डिफेक्ट शो करने के बाद इसमें कौन सी बढ़ गया, जिंक अब 1 रहेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1+X हो जाएगा, और ऑक्साइड हो गया, मतलब कुछ ना कुछ जिंक आयन हमारा यहाँ पे बढ़ गया, जिंक ऑक्साइड कुछ ना कुछ बढ़ गया, मतलब 1 से ही ज्यादा हो जाएगा। तो कई फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ Zn 1.20, तो क्या समझोगे, ये कैसा डिफेक्ट है, यहाँ पे मेटल आयन बढ़ा है, अरे मेरा बात समझ में आ रहा है, यहाँ मेटल आयन बढ़ा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन है, समझ में आ रहा बात। लेकिन अगर यही कंपाउंड जो है ये ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ देखो इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें क्या हुआ है, कटायन मिस हुआ है,
कटायन। तो जो फॉर्मूला अगर बिफोर डिफेक्ट, जिस समय डिफेक्ट नहीं रहता उस समय इसका फॉर्मूला बिफोर डिफेक्ट, इसका फॉर्मूला हमारा कौन है, एफईओ है। तो रेशियो क्या 1:1 है रेशियो। लेकिन ये आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये गायब हो गया। कौन गायब हो गया, एफई गायब हो गया कुछ, तो कभी भी ये 1 रहेगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट इसका गायब हो गया है, और ये हो गया ओ। चार्ज तो ऐसे भी अभी भी न्यूट्रल होने के लिए -2 + 2 तभी तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल हुआ है ना, न्यूट्रल होने का व्यवस्था किया हुआ है ना वहां पे। चार्ज तो न्यूट्रल ही है, क्रिस्टल न्यूट्रल है, लेकिन ये जो गड़बड़ी आ रहा है वो यहाँ गड़बड़ी आ रहा है। इसका मतलब है कि कंपाउंड यहाँ जो होगा, जैसे लिखा रहेगा Fe0.93O का मतलब कैसा कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर मेटल डिफिशियंसी हो गया है, इस कारण से 1 से कम हो गया। वहां पे 1 से ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि वहां मेटल, इन कंपाउंड्स को हम बर्थेलॉइड कंपाउंड बोलते हैं। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड बर्थेलॉइड कंपाउंड। बर्थेलॉट ने इन कंपाउंड को डिस्कवर किया था, सो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड बर्थेलॉइड कंपाउंड। ये बर्थेलॉइड कंपाउंड है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या बर्थेलॉइड कंपाउंड होते हैं। ये कम वाला हो गया, और ये वाला जो देखे हम लोग यहाँ, ये कौन सी हो गया, ये ज्यादा हो गया, मतलब ये भी कम या ज्यादा चेंज होगा, तो ये बर्थेलॉइड कंपाउंड ये भी है। और ये बेसिकली ये है क्या, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं होते हुए भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें इस बात को मेंशन कर लोगे, किसमें, उसमें ये लिख लोगे 1 + XO। ये समझ में है, प्लस क्यों, 1 में कुछ जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जिंक बढ़ गया है, जिंक आयन, मेटल आयन बढ़ा है, उसमें माइनस में क्यों, क्योंकि वहां पे मेटल आयन घट रहा है। समझ में आ रहा है, इसको लिख यहाँ वहां पे इसको मेंशन कर लेंगे, जिंक ऑक्साइड वाले में इसको मेंशन कर लेंगे। इसका फॉर्मूला ये होगा, लिख ली, बर्थेलॉइड कंपाउंड। ये हमारा मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन के कारण से फॉर्मूला ऐसा हो गया। और वही बात वहां गए तो यहाँ पे ये हो गया, ये हमारे मेटल, ये भी हमारा हो गया, ये हो गया मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। क्लियर है बात, फ्रैक्शन में क्यों दिखा, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है बात। एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 34, इसका 33, पेज नंबर 33 का, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1.16, एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1.16। क्वेश्चन है एनालिसिस शोज दैट, क्वेश्चन है एनालिसिस shows that nickel oxide has the formula Ni0.980, Ni0.980. What fraction of Ni+2 and Ni+3 present in the given compound? Analysis shows that nickel oxide has the formula Ni0.980. What fraction of Ni+2 and Ni+3 present in the given compound? देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, गौर करना और समझना। अगर ये NiO होता तो
यहाँ -2 और यहाँ +2, रेशियो क्या होता? 1:1 होता। Ni यहाँ पे कितना होता? 1 होता ना। एक Ni 1 होता, ऑक्साइड 1 है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रहा है हमको जो फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करोगे तो इसका मतलब ये है, इसके फॉर्मूला में ये 0.980 है। इसका मतलब ये है कि इस निकेल Ni में, इस कंपाउंड में हमको कुछ प्रोपोर्शन इसमें कौन है? Ni+2 है, और कुछ प्रोपोर्शन इसमें Ni+3 है, तभी ना 0.98 आया। अगर ये Ni+3 नहीं आता इसमें, तो जितना रहता सारा का सारा Ni+2 रहता। अरे Fe+3 आया तभी ना Fe+2 को रिप्लेस किया। अगर रिप्लेस हो गया वही ना गायब होके 1 से कम हो गया। समझ में आ रहा बात? तो जो कमी है, गड़बड़ी आ रहा है, वो गड़बड़ी इसके कारण है। इसका मतलब है कि इस 0.98 में कुछ Ni+2 होगा और कुछ Ni+3 होगा, ये नहीं होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट Ni+2 होगा और कितना परसेंट Ni+3 होगा। कंपाउंड स्टिल न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि चार्ज तो न्यूट्रलाइज करवे किए हैं, इसी कारण से तो वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो सोचो यहाँ पे इस पूरे में 0.98 में अगर मान लो कि इसका प्रोपोर्शन ये x पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ Fe+2 प्रेजेंट इन दिस इज x, तो ये अगर x है तो ये कितना होगा? 0.98 - x होगा। अब दोनों मिला के 0.98 है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना होना चाहिए? +2, तभी ना न्यूट्रल होगा। तो बात सबको समझ में आ रहा है? कंपाउंड वहां न्यूट्रल कब हुआ था? जब 2 गो +3 3 गो Fe+2 के बराबर हुआ था। तो बराबर क्या किए थे? चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ना। तो न्यूट्रलाइज कब हुआ? जब यहाँ -2 है तो इसके ऊपर +2 होगा। तो यहाँ से सिंपल समझो, ये जो चार्ज है ये क्या है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। किसका? निकेल का है। तो यहां से अगर चलेंगे तो x कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है, और 0.98 - x कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और दोनों का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना है? +2 है ना? कि नहीं है? तो यहां से चलेंगे तो 2x + 0.98 × 3 - 3x = 2। तो कितना हो जाएगा? इधर से यहां से x निकाल लेगा, ठीक है? अरे क्लियर है? आ जाएगा x कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब x निकाल लेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना? 2x ये हो गया 2.94 - x = 2, और x = 2.94, और माइनस कितना हो जाएगा? इसको इधर कर देगा, इसको इधर, तो कितना हो गया? 0.94 आ गया, x आ गया 0.94। अब तुमको निकालना है परसेंटेज ऑफ निकेल Ni+2। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये है कितना? x गिवन बाई टोटल इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। तो इसका ई कितना है? 0.94 बाई 0.98 इंटू क्या हो गया? 100। इसका परसेंटेज आ गया। एक का परसेंटेज आ गया तो दूसरे का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ Ni+2। अरे बात समझा कि नहीं सर? तो परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं? समझ में आया क्वेश्चन सबको? चलो उतारो इसको, एक क्वेश्चन लिख लोगे। What is the percentage of Fe+2 and Fe+3 in Eustite? Eustite का फॉर्मूला होता है Fe 0.930। ये यूस्टाइट का फॉर्मूला है। ये कंपाउंड है मेरा, है का? तू का है? गोबर। अरे कंपाउंड, अरे अभी तो पढ़ाए गोबरा चौथ से चौथ भिला के बतियाइला से फुर्सत रहेगा तू लोग ना।
कितना अभी बताएं लड़वा की बर्थेलवाइड कंपाउंड है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है, और बाद सनकराई कौची है, लाइसेंसी धरोहर। तो क्या हमेशा लतखोरी का वो शील्ड रखना चाहिए कि सबसे बड़ा लतखोर का अवार्ड ये लो। तारेगा जल्दी से इसको। नहीं वो में तुम लोग क्लासिक हो, उसमें भी प्रदर्शनी लगाया जाएगा तो क्लास दिखाने में कमी नहीं करोगे। ये क्वेश्चन में ऐसे ही बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ एसएम उसी तरह का है। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो सीधा उसका क्या करना है, ऐसे ही यूज करना है क्वेश्चंस में। एवरेज यहां भी -2 + 2 हो गया, एगो को x मान लोगे +2 वाले को और दूसरे को 0.93 - x मान के, और फिर वहां से पहले x निकालोगे, फिर उनका परसेंटेज आ जाएगा, ये बन जाएगा। तब 85-86% के आसपास आएगा Fe +2 और Fe +3 100 माइनस उतना कर देंगे। ये बात क्लियर है सबको? चलो इसके बाद अगर तुम गौर करोगे, इसमें क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, चलो अब सुनोगे। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास आता है, जब पढ़ रहे होगे तो इसमें हमारे पास एक टर्म आएगा कभी टॉपिक्स में, एक टर्म आता है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है थोड़ा सा हम लोग इसका भी डिस्कशन कर ही देते हैं, जानना चाहिए। हेडिंग डाल दो डोपिंग। डोपिंग नाम सुना है कहीं? ओलंपिक, हाँ ये तो सुनवे करेगा। क्या होता है डोपिंग बताइए। डोपिंग किसको कहते हैं? अरे सुना होगा, वो ओलंपिक्स में ज्यादातर ये टर्म सुनते हैं हम लोग। डोपिंग नहीं सुनता है। डोपिंग बेसिकली क्या होता है, ये नहीं जनरली तुम सुनोगे कि जितने भी एथलीट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, डोप कर लेते हैं। मतलब वो बाहर से कुछ ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं जिसके कारण से उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। देखोगे जो ड्रग्स जो कहो, वो एक तरह का ड्रग्स क्या है, ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे, मॉर्फिन हो गया, और जितना भी हम लोग देखते हैं कोकीन जो है, ये सारे ड्रग्स जो है ये एक्चुअली मेडिसिन के लिए प्रोड्यूस। हम लोग के पास एक चैप्टर है सबसे लास्ट में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे नार्कोटिक ड्रग्स एंड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स है, ओपियम, हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब हमारे क्या है, उस मतलब ओपियम जो है के ही एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। और ये एक्चुअल में शुरुआती दौर में इसको एज ए मेडिसिन लाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो क्या होता था कि मतलब जितने भी अब सैनिक लोग है, बहुत सारा सैनिक चलो मर गया, लेकिन बहुत का अगर मान लो लड़ाई हो रहा था, किसी का बम गिर गया, गोड़ हाथ उड़ गया, जिंदा है, तो उसको तो मार तो नहीं सकते, समझ में आ रही बात। और उस समय उसको मतलब बहुत ज्यादा पेन, एक्सेस पेन, मतलब वो जिंदगी मतलब खतने का वाला पेन जब वो फील कर रहा हो, तो उस समय इस ड्रग्स को लाया गया कि कम से कम ये ड्रग्स दे दिया जाएगा उस पेशेंट को, तो वो उस दर्द का एहसास उसको नहीं हो। समझ में आ रही बात? तो शुरुआत तो वहां से हुआ, उसके बाद तुम जैसे लोग इसका फीलिंग लेने लगे। हो इस पे तो हो मेरे तरफ से भी बनता है, हो मेरा कहीं तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो ड्रग्स थे, सिंपल समझो इस चीज को, तो ड्रग्स देखो तो वहां बोलता है कि नार्कोटिक टेस्ट होगा, एथलीट्स का नार्कोटिक टेस्ट। तो ये जब ड्रग्स, हम इस वर्ड का मीनिंग हम यहाँ इस काम ला रहे हैं, तो डोपिंग का मतलब हुआ
कि बहुत ही छोटे अमाउंट में कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल बॉडी में डाल दिया जाए जिसके कारण से उस सिस्टम की, उस बॉडी की इफिशियंसी अचानक से बढ़ जाए, इसी फेनोमेना को बोलते हैं डोपिंग। समझ में आ रहा है बात? जैसे कोई क्रिस्टल है, हमारा क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है, चलो ठीक है, समझ आ रहा है? एक क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर दूसरा कोई एलिमेंट हमने डाल दिया, स्मॉल अमाउंट में हमने दूसरा कोई एलिमेंट डाल दिया, और उस एलिमेंट के डालने से उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो अचानक से बढ़ गई। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात? मतलब वो जैसा कंडक्शन, उसका अपना जो कंडक्टिविटी था वो था, उसमें स्मॉल अमाउंट में दूसरा कोई एलिमेंट जैसे ही डाले उसकी कंडक्टिविटी अचानक से बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की इफिशियंसी बढ़ गई। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं डोपिंग। समझ में आ रहा है बात? तो डोपिंग इज द एडिशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स in a small amount to the crystal by which its efficiency increases। क्लियर है बात? तो चलो पहले डिफाइन कर देते हैं, लिख लोगे। डोपिंग इज द phenomena of addition of foreign elements to the crystal in a small amount such that its electrical conductivity increases on the basis of doping semiconductor are of two kind। ऐसे ये पार्ट तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। जब तुम पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे तुमको पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। वहां पे पढ़ोगे दो तरह का सेमीकंडक्टर तुमको मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग के बेसिस पे हमारे सेमीकंडक्टर, एक जानता है कंडक्शन के अनुसार से हमारा सॉलिड तीन तरह का हो गया। कौन कौन? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर ये वर्ड तो जानता ही है। सेमीकंडक्टर का मतलब बीच में हो गया, इंसुलेटर मतलब कंडक्शन ना करे, है ना। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से अगर पार्टिकल को डाल रहे हैं तो उसके अनुसार से हमारे सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ एन का मतलब होता है निगेटिव और पी का मतलब पॉजिटिव। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या है मतलब हम समझा रहे हैं, पहले लिख लो इसको। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहता है जब 14th ग्रुप एलिमेंट को 14th ग्रुप में हमारा सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। मेटलॉइड्स हो गए, मतलब नॉन मेटल ऑलमोस्ट इंसुलेटर हो गया।
मेटल हमारा क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वाइट्स क्या हो गया, दोनों के बीच क्या कैरेक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर हो गया। समझ में आ रहा बात। तो जब हम 14th ग्रुप एलिमेंट को 15th या 16th ग्रुप एलिमेंट से डोप करते हैं, व्हेन 14th ग्रुप एलिमेंट is doped with 15th or 16th group element, 15th or 16th group element after satisfying all four valency of 14th group element, 14th group element one electron in case of 15th group and 2 electron in case of 16th group is still free, due to which its conductivity increases. This increase in conductivity is due to free electron बोले तो नेगेटिव चार्ज, hence called n टाइप सेमीकंडक्टर। इस कारण से इसको हम n टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस बात को थोड़ा समझो। देखो 14th ग्रुप एलिमेंट ले लेते हैं। 14th ग्रुप एलिमेंट चलो हमारा सिलिकॉन है, 14 कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 14 है। ये क्या होगा 284 हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अभी इसको हम 15th ग्रुप से, चलो 15th ग्रुप के हमने फास्फोरस को ले लिया 15, मतलब क्या हो गया 285। इससे हमने इसको डोप किया है। पहले तो देखो सिलिकॉन का मतलब ये 14th ग्रुप मतलब ये अपना सिलिकॉन है ये, समझना इसको। सिलिकॉन 4 वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ये तो समझ में आ रहा है बात। अब हमने क्या किया, इसको हमने डोप कर दिया किससे, फास्फोरस से। समझना, इसको हमने किससे डोप किया, फास्फोरस से। हमने क्या किया कि इसमें लाके फास्फोरस डाल दिया। अब जब फास्फोरस डाले तो फास्फोरस की वैलेंसी 285, तो 4 वैलेंसी इसका जो है 4 तो 4 को सेटिस्फाई कर दिया। उसके बावजूद भी क्या हुआ, फास्फोरस के पास 5 गो ना था, तो 5 गो में से 4 गो के साथ ना बॉन्ड बनाया। एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता था, तो उस सिलिकॉन से जब बनाया तो 4 बना दिया। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या रह गया, फ्री बचा हुआ रह गया। समझ में आ रहा बात, अरे बचा रह गया ना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसकी वैलेंसी का, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये जो हो गया, आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल 4 वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो रह गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हो गया इसका स्टिल फ्री। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रहा वो हमेशा क्या हो गया, स्टिल फ्री रह गया, ये स्टिल फ्री। और ये फ्री रह गया, इसी के कारण से इसका कंडक्टिविटी बढ़ गया, और इस बढ़ने का कारण रहा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये लाइन सबको समझ में आया। सो ये जो हमारा हो गया फिगर शोइंग एन टाइप सेमीकंडक्टर, शोइंग
शोइंग एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात सबको समझ में आया। 14, अब देखो, अच्छा इसको 16 से डोप करते तो क्या होता? 16 से डोप करते तो 16 में 2 8 6, आउटर मास में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 4 गुना चाहिए सिलिकॉन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए, 2 को फ्री आ जाएगा, कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगा। तो ये कंडक्टिविटी किसके कारण से बढ़ा? डोपिंग के कारण से बढ़ा। किसके कारण से? सबको बात समझ में आ रहा है? चलो तो पहले इसको उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारेंगे इसको, क्लियर है यहां तक? चलो तो इसको उतार के आधे ही तक रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो बस इसके डोपिंग का एगो पी टाइप बच रहा है उसको बता के, और फिर एक लास्ट पॉइंट इसमें थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमारा हो जाएगा। तो अगले क्लास में हमारा फिनिश हो जाएगा। तब उसके बाद हम लोग जो है सॉल्यूशन सेकेंड चैप्टर हमारा जो है वो हम लोग शुरू करेंगे।